हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 76, जिसमें जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मट्टी केले के लिए जीआई टैग की मांग की है? पूछा गया आपसे, हाल ही में किस राज्य ने मट्टी केले के लिए जीआई टैग की मांग की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने मट्टी केले के लिए जीआई टैग की मांग की है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है के स्टालिन। तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। तो यह सारी जानकारियां आपको तमिलनाडु से रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर, सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, यमुना नदी। सिंध नदी यमुना की सहायक नदी है। सिंध नदी मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में स्थित सिरोज के समीप के ताल से निकलकर इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। सिंध नदी गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऐसी कौन सी नदी है जो गुना जिले को 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका आंसर होगा सिंध नदी और यह यमुना की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में किसने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है? पूछा गया आपसे, हाल ही में किसने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, निर्मला सीतारमण ने। हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है। निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है और इस मकान का निर्माण आईआईटी मद्रास के इंजीनियरों के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहां जा पहुंचे? पूछा गया आपसे, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहां जा पहुंचे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अहमदाबाद। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने अहमदाबाद जा पहुंचे। इस आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का उपयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, मुर्शिद कुली खां, अली बर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? पूछा गया आपसे, मुर्शिद कुली खां, अली बर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बंगाल के। मुर्शिद कुली खां, अली बर्दी खां और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे और वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। यहाँ की सीएम है ममता बनर्जी, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं राजेश बिंदल, जो कि वर्तमान में कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं। और ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, कौन सी प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है जिसके अंतर्गत उन परिवारों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा जो गरीबी रेखा के नीचे है? आपसे पूछा गया है किस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना की शुरुआत मई 2008 में की गई थी और 2020 तक 7.4 करोड़ कनेक्शन बांटे जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? पूछा गया आपसे, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। मुगल सम्राट शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण कराया था। ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में करवाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश में अरहर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में अरहर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सीहोर में। मध्य प्रदेश में अरहर अनुसंधान केंद्र शेरपुर सीहोर में स्थित है। अरहर उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, जबकि प्रथम स्थान पर कर्नाटक राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? पूछा गया आपसे मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फोन का आविष्कार मार्टिन कूपर के द्वारा किया गया था। उन्हें सेल फोन का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने मोटोरोला में प्रथम हैंडहेल्ड मोबाइल फोन की कल्पना की थी और इसे 1983 में बाजार में लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। पूछा गया आपसे नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड से तात्पर्य राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 11, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सेना दिवस। प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 15 जनवरी 1949 को लेफ्टिनेंट जनरल के भारतीय सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ बनने की स्मृति में मनाया जाता है। इसी दिन उन्होंने कमांडर इन चीफ का पद ग्रहण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, अकबर का अंगरक्षक कौन था? पूछा गया आपसे अकबर का अंगरक्षक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, बेरम खां। अकबर का अंगरक्षक बेरम खां था। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन अकबर था। वह मुगल शासक नसीरुद्दीन हुमायूं का पुत्र तथा जहांगीर का पिता था। अकबर ने 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। अकबर के 9 रत्नों में बीरबल, टोडरमल, हेजी और तानसेन जैसे उच्च कोटि के विद्वान शामिल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 13, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? पूछा गया आपसे भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, मन्नार की खाड़ी। भारत में समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है। स्तनपायी समुद्री गाय मन्नार की खाड़ी स्थित जैवमंडल रिजर्व में पाई जाती है। मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू मध्य भारत से श्रीलंका को अलग करते हैं। श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम समुद्री देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? पूछा गया आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, 6। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 सैद्धांतिक अंगों में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायशीता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय से मिलकर बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? पूछा गया आपसे भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम है तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 1973 में। टाइगर परियोजना की शुरुआत वर्ष 1973 में की गई थी। इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 1973 में की गई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश है तथा विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व नामदफा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राजस्थान के कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 17, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? पूछा गया आपसे एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पोलो। एजरा कप का संबंध पोलो खेल से है। यह पूरे विश्व में पोलो की पहली ट्रॉफी है। एजरा कप का आयोजन पहली बार 1880 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूछा गया आपसे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत जैसे सभी विकासशील देश मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं।
ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी स्वामित्व तथा सार्वजनिक स्वामित्व का मिश्रण हो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है और भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। हाल ही में किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रेस से सम्मानित किया गया है? पूछा गया आपसे हाल ही में किस भारतीय को जापान के अवार्ड ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन एंड गोल्ड सिल्वर रेस से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 श्यामला गणेश को। श्यामला गणेश बंगलौर स्थित सेप्टुजेनेरियन संस्थान में एक जापानी शिक्षिका हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है एन और जापान के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? पूछा गया आपसे तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 सागर। तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का सागर जिला प्रथम स्थान पर है एवं मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2021 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। खालिस्तान एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 प्रद्रव्य। प्रद्रव्य अर्थात प्लाज्मा। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। प्लाज्मा रक्त का आजीवित तरल भाग होता है। इसका मुख्य कार्य पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। एक बेंजीन अणु की संरचना में बंधन कोण कितना होता है? पूछा गया आपसे एक बेंजीन अणु की संरचना में बंधन कोण कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 120 डिग्री। बेंजीन 6 कार्बन परमाणु से बना होता है। बेंजीन षटभुज आकार का होता है, कुछ इस तरह का। इसमें प्रत्येक कोण करीब 120 डिग्री का आंतरिक कोण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। अवतल दर्पण पर पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? पूछा गया आपसे अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 वास्तविक प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त होते हैं उन्हें वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। केवल अवतल दर्पण से ही वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक खालिस्तान होता है। पूछा गया आपसे नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का जो दूरी समय ग्राफ होता है वह कैसा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 सरल रेखा। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा की भांति होता है, कुछ इस तरह से। यह समय होती है और यह दूरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। खालिस्तान का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किसका तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 नायलॉन। नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। नायलॉन को थर्मोप्लास्टिक भी कहा जाता है। नायलॉन की खोज 1930 के दशक में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? पूछा गया आपसे जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 चार्ल्स मैकिन्टोश ने। जल रोधक रेनकोट का आविष्कार चार्ल्स मैकिन्टोश के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत को निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर
1 विद्युत लेपन। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। खालिस्तान मृदा के हुम्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे इनमें पूछा गया इनमें से कौन मृदा के हुम्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वनस्पति और प्राणी जात। वनस्पति और प्राणी जात मृदा के हुम्स निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। कृषि संदर्भ में मिट्टी की सबसे ऊपरी पतली परत को हुम्स कहते हैं। जीवाणु द्वारा मिट्टी में वनस्पति के सड़ने गलने से हुम्स का निर्माण होता है और ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क की अंग प्रणाली हाइपोथैलेमस के द्वारा भावनात्मक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 30। विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। पूछा गया आपसे विद्युत केंद्रों से उत्सर्जित कौन सी गैस अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है गांधी सागर अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आप लोगों का स्कोर क्या रहा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। जय हिंद।